हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त यूपीटी प्लस CNM फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं एकदम शानदार तरीके से। आज का लेक्चर हमारा 102 होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अब तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में सारे क्वेश्चन और ऑप्शन दे रहे हैं। तो अब आपको बाईलिंगुअल हो गया है, इसमें अब आपको कोई डाउट ना होगा। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यूपी एनएम के साथ साथ बिहार, राजस्थान, किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन शानदार होने वाला है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या। पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन दर्शाता है आदर्श प्रसव प्रगति, आपातकालीन स्थिति, गर्भनाल की स्थिति या भ्रूण की हृदय दर। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन पहले से ही दे दिया है, आदर्श प्रसव गति क्या है। पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन क्या दर्शाता है, आदर्श प्रसव प्रगति। यह लाइन सर्विक्स के 1 सेंटीमीटर पर HR डायलेशन को क्या कहती है, दर्शाती है। अलर्ट लाइन से दाएं जाने पर इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी की पहली पहचान क्या है। मांसपेशियों की ऐंठन, श्वसन अवसाद या पेशी परावर्तियों की अनुपस्थिति या मूत्र में कमी। तो कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी की पहली पहचान क्या है। मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी की पहली पहचान होती है पेशी परावर्तनियों की अनुपस्थिति। पेशी परावर्तनी की क्योंकि क्या होती है, अनुपस्थिति के कारण होती है। इसमें जो हमारा पैटेलर रिफ्लेक्स की अनुपस्थिति जो हमारे क्या होता है, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे पहले कौन बाहर आता है, हाथ, नितंब, सिर, पैर। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे पहले बाहर कौन आता है, हमारा राइट आंसर रहेगा नितंब। बटक्स क्या होते हैं, सबसे पहले बाहर आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रोलॉन्ग्ड लेबर की मुख्य जटिलता क्या है। डिहाइड्रेशन, शोल्डर डायस्टेसिया, यूटेराइन रप्चर या प्लेसेंटल एब्रप्शन। तो कह रहा प्रोलॉन्ग्ड लेबर की मुख्य जटिलता क्या है। तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर की मुख्य जटिलता है यूटेराइन रप्चर, गर्भाशय फटने का खतरा। यूटेराइन रप्चर यानी गर्भाशय फटने का खतरा। अत्यधिक लंबे प्रसव से यूटेरस पर दबाव बढ़ता है जिससे रप्चर हो सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेगनेंसी में एनीमिया के लिए WHO की कट ऑफ है। HB 10 ग्राम 10.5 ग्राम पर DL से कम हो या 11 ग्राम पर DL से कम हो या 12 ग्राम पर DL से या 9.5 ग्राम पर DL से कम हो। तो WHO के अनुसार प्रेगनेंसी में एनीमिया की कट ऑफ होती है 11 ग्राम पर DL से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा बिशप स्कोर किसके लिए प्रयोग होता है। पोस्टमार्टम हेमोरेज, सर्विकल रीडनेस फॉर लेबर या फोटल पोजीशन या प्लेसेंटा प्रीविया। तो कह रहा बिशप स्कोर किसके लिए प्रयोग होता है। तो बिशप स्कोर किसके लिए प्रयोग होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्विकल रेडीनेस ऑफ लेबर। तो गर्भाशय ग्रीवा की तैयारी के लिए जो बिशप स्कोर होता है गर्भाशय ग्रीवा की तैयारी के लिए होता है। बिशप स्कोर में से पता चलता है कि प्रसव प्रेरण सफल होगी या नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा हेल्प सिंड्रोम में यल क्या दर्शाता है। लो ब्लड प्रेशर, लाइव एंजाइम, लीवर एंजाइम एलिवेटेड या ल्यूकोसाइट काउंट या लंग एडिमा। तो हेल्प सिंड्रोम में यल क्या दर्शाता है, तो लीवर एंजाइम एलिवेटेड। यह क्या है, लीवर एंजाइम का बढ़ना दर्शाता है। हेल्प सिंड्रोम में यस से होता है हेमोलिसिस, ई से होता है एलिवेटेड लीवर एंजाइम और यल से होता है लो प्लेटलेट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यूटेराइन इन्वर्जन का सबसे आम कारण क्या है। रैपिड डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा या कॉर्ड प्रोलैप्स या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या शोल्डर डायस्टेसिया।
तो कह रहा यूटेराइन इन्वर्जन का सबसे आम कारण क्या है। तो यूटेराइन इन्वर्जन का सबसे आम कारण होता है रैपिड डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अत्यधिक जोर से नाल खींचने से यूटेरस क्या हो सकता है, उल्टा हो सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्रेविडा 5 पैरा 2 एबॉर्ट्स 2 का अर्थ क्या है। 5 गर्भ 2 जीवित जन्म 2 गर्भपात, या 2 गर्भ 5 जीवित जन्म 2 गर्भपात, या 5 जीवित बच्चे, या 2 बार ट्विंस। तो कह रहा ग्रेविडा 5 पैरा 2 एबॉर्ट्स 2 का अर्थ क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ग्रेविडा मतलब टोटल प्रेगनेंसी। ग्रेविडा का मतलब होता है टोटल प्रेगनेंसी, मतलब कितनी प्रेगनेंसी हुई। पैरा का मतलब बर्थ 20 से कम, वीक में कितने जन्म हुए, या एबॉर्टस यानी 20 सप्ताह से कम में कितने क्या हो गए, गर्भपात हो गए। तो राइट आंसर होगा 5 गर्भ 2 जीवित जन्म और 2 गर्भपात। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन का रहा नियोनेटल जॉन्डिस सबसे खतरनाक कब होता है। जन्म के 2 घंटे के भीतर, 24 घंटे, 3 दिन बाद, या 5 दिन बाद। तो कह रहा नियोनेटल जॉन्डिस सबसे खतरनाक कब होता है। तो नियोनेटल जॉन्डिस सबसे खतरनाक कब होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म के 2 घंटे के भीतर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है प्री एक्लेम्सिया की पहचान क्या है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन आफ्टर 20 वीक, या ब्राडिकार्डिया, या एनीमिया। तो कह रहा प्री एक्लेम्सिया की पहचान क्या है। तो प्री एक्लेम्सिया की पहचान होती है हाइपरटेंशन आफ्टर 20 वीक, मतलब 20 सप्ताह के बाद उच्च रक्तचाप। तो कह रहा प्री एक्लेम्सिया में 20 सप्ताह के बाद जो हमारा बीपी होता है 140/90 से क्या होता है, अधिक होता है या उसके बराबर होता है, और किसके साथ क्या होता है, प्रोटीन यूरिया भी होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा अफगार स्कोर में पी क्या दर्शाता है, पल्स, प्रेशर, प्यूपिल्स, या पोजीशन। तो हमारा अफगार स्कोर में हमारा पी क्या है, पल्स यानी नाड़ी दर को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा सबसे सामान्य एक्टोपिक प्रेगनेंसी साइट क्या है, ओवरी, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, या एब्नोमियल कैविटी। तो कह रहा सबसे सामान्य एक्टोपिक प्रेगनेंसी साइट क्या है। तो सबसे सामान्य एक्टोपिक प्रेगनेंसी साइट हमारा होता है फैलोपियन ट्यूब, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। कह रहा लगभग 95% एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, मुख्यतः एम्पुलरी रीजन में भी होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा एमटीपी एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ, 1975, 71, 80, 69। तो एमटीपी एक्ट भारत में कब इम्प्लीमेंट हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1971। कह रहा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, भारत में 1971 में क्या हुआ था, वैध हुआ था। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा है। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन करा प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग कैसी होती है, पेनफुल एंड डार्क, पेनलेस एंड ब्राइट रेड, या इंटीमिटेंट स्पॉटिंग, या ब्राउनिश डिस्चार्ज। तो कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग कैसी होती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग होती है पेनलेस एंड ब्राइट रेड, बिना दर्द की चमकीली लाल रक्तस्राव होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। इसलिए कहते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, यूटेराइन कंट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए ब्लीडिंग क्या होती है, पेनलेस होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यूटेराइन फंड्स प्रसव के तुरंत बाद कहाँ पाया जाता है, अम्बिलिकल्स में, या बिलो अम्बिलिकस में, या हाइफॉइड प्रोसेस में, या सिम्फेसिस प्यूबिस में। कह रहा यूटेराइन फाउंडस प्रसव के तुरंत बाद कहाँ पाया जाता है। तो हमारा अम्बिलिकल्स यानी नाभि के स्तर पर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। प्रसव के तुरंत बाद यूटेरस का फंडस नाभि के पास पल्पेट होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन कब कंट्रेडिकेटेड होता है, पोस्टमार्टम हेमरोज में, यूटेराइन एटॉनी में, या सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन में, या नॉर्मल लेबर में। तो कह रहा ऑक्सीटोसिन कब कंट्रे
इंडिकेटेड होता है, कंट्रा इंडिकेटेड होता है। ऑक्सीटोसिन कब कंट्रा इंडिकेटेड होता है? तो हमारा 17वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेफेलोपेल्विक डिस्क पर पोर्शन में, शिशु और श्रोणि में असंगति होने पर। कर अगर शिशु का सिर माँ की श्रोणि से बड़ा है तो ऑक्सीटोसिन देखना क्या होता है? खतरनाक हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? कर प्री टर्म लेबर को रोकने हेतु कौन सी दवा दी जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, नाइफडीपाइन या एरिगोमेट्राइन या कार्बोप्रोस्ट। कर प्री टर्म लेबर रोकने हेतु कौन सी दवा दी जाती है? तो प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? निफेडीपिन। कर निफेडीपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? अगला क्वेश्चन करा लोचिया सेरोसा कब तक रहता है? 1 से 3 दिन, 4 से 10, 11 से 20 या 21 से 30 दिन। कर लोचिया सेरोसा कब तक रहता है? लोचिया सेरोसा कब तक रहता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 से 10 दिन। यह गुलाबी भूरे रंग का डिस्चार्ज होता है जो डिलीवरी के 4 से 10 दिन तक रहता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या करा? आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक जरूरी है? विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन सी या कैल्शियम। तो कर आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक जरूरी है? तो आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हमारा विटामिन सी क्या है? जरूरी होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI में ओलिगोहाइड्रामिनियोस का संकेत है? 25 सेंटीमीटर से कम, 15 से 20 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर से कम या 10 से 15 सेंटीमीटर। कर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI में ओलिगोहाइड्रामिनियोस का संकेत है? तो हमारा 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर से कम। कर AFI जो होता है 5 सेंटीमीटर से कम ओलिगोहाइड्रामिनियोस को क्या कहता है? दर्शाता है, जो शिशु के लिए क्या है? जोखिमपूर्ण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करा शोल्डर डायस्टेसिया में कौन सी मैन्युअर प्रयुक्त होती है? MC रॉबर्ट मैन्युअर, वेलेस्लवा मैन्युअर या लियोपोल्ड्स मैन्युअर्स या लोवेसेट्स मैन्युअर। तो कह रहा शोल्डर डायस्टेसिया में कौन सा मैन्युअर प्रयुक्त होती है? तो शोल्डर डायस्टेसिया में MC रॉबर्ट्स मैन्युअर का यूज किया जाता है। MC रॉबर्ट्स यानी मैक्रोबर्ट्स मैन्युअर। कह रहा इस मैन्युअर में माँ की जांघें पेट तक मोड़ी जाती हैं। इस मैन्युअर में क्या होती है? माँ की जांघें पेट तक मोड़ी जाती हैं, जिससे पेल्विक डायमीटर क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा टॉर्च इन्फेक्शन में R क्या दर्शाता है? रोटा वायरस, रूबेला, रेट्रोवायरस या रिकेट्सिया। तो कह रहा टॉर्च इन्फेक्शन में R क्या दर्शाता है? तो टॉर्च इन्फेक्शन में R रूबेला को प्रदर्शित करता है। टॉर्च में T से टॉक्सिप्लाज्मोसिस, O से अदर, R से रूबेला और C से साइटोमेगैलोवायरस या H से हर्प्स। ये शिशु को गर्भ में क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक पोस्टमार्टम हेमरेज का कारण क्या है? रिटेंट प्लेसेंटा, यूटेराइन एटॉनी, सर्विकल टीयर या कोगुलोपैथी। तो कह रहा सबसे अधिक पोस्टमार्टम हेमरेज का कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूटेराइन एटॉनी। गर्भाशय की शिथिलता, जब यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है तो अत्यधिक रक्तस्राव होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे विश्वसनीय ओव्यूलेशन इंडिकेटर क्या है? सर्विकल म्यूकस या मिटल स्केम्स मर्ज या बेसल बॉडी टेम्परेचर या सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल। तो कह रहा सबसे विश्वसनीय ओव्यूलेशन इंडिकेटर क्या है? सबसे अधिक विश्वसनीय ओव्यूलेशन इंडिकेटर हमारा क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल। सीरम प्रोजेस्टेरॉन स्तर, ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है जिससे ल्यूटल फेज क्या होता है? सुनिश्चित होता है। तो बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेस्ट मेथड फॉर प्रिवेंटिंग न्यूनेटल टेटनस इज। कह रहा है नवजात धनु स्तनकार रोकने की सबसे बेहतर विधि क्या है? विटामिन के, बीसीजी वैक्सीन, स्टरलाइन डिलीवरी एंड मैटरनल टीटी, फिर आयरन इंजेक्शन। तो हमारा बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग न्यूनेटल टेटनस इज। तो कह रहा है नवजात धनु स्तनकार रोकने की सबसे बेहतर विधि क्या है? तो हमारा 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टरलाइन डिलीवरी एंड मैटरनल टीटी। तो बढ़ते हैं आगे। इसमें स्वच्छ प्रसव प्रक्रिया और माँ को टीटी देना सबसे प्रभावी होता है। इसमें क्या होता है? स्वच्छ प्रसव प्रक्रिया और माँ को क्या करना? टीटी वैक्सीन देना क्या होता है? प्रभावी होता है। तो बढ़ते हैं आगे, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। कर आयुसीडी में कंट्राडिकेशन क्या है? न्यूली पैरिटी, डायबिटीज, पेल्विक इन्फेक्शन या ओबेसिटी। तो कह रहा है आयुसीडी में कंट्राइंडिकेशन क्या है? तो आयुसीडी में कंट्राइंडिकेशन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पेल्विक इन्फेक्शन यानी श्रोणि संक्रमण। कह रहा पीआईडी में आयुसीडी से इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इसलिए कंट्रा इंडिकेशन है, कंट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कह रहा आरएच इनकैपेबिलिटी की रोकथाम कैसे होती है? आयरन इन्फेक्शन से या डेक्सामेथासोन से या एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन से या एमटीपी से। तो कह आरएच इनकैपेबिलिटी की रोकथाम कैसे होती है? आरएच इनकैपेबिलिटी की रोकथाम कैसे होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन। आरएच माँ को आरएच पॉजिटिव शिशु के बाद एंटी डी देना जरूरी है। आरएच नेगेटिव माँ को क्या करना? आरएच पॉजिटिव शिशु के बाद क्या? एंटी डी देना जरूरी होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा लैक्टेशनल एमनोएरिया मेथड LAM कब प्रभावी नहीं रहती? 4 मंथ पोस्टमार्टम या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुएशन या नाइट फीडिंग। कह रहा लैक्टेशनल एमनोएरिया मेथड LAM कब प्रभावी नहीं रहती है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुएशन। कह रहा मासिक धर्म की वापसी, पीरियड वापसी के बाद LAM बर्थ कंट्रोल के रूप में काम नहीं करता है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन का टेटनस टॉक्साइड पहली खुराक कब दी जाती है? 4 वीक, एट फर्स्ट विजिट ऑफ आफ्टर 16 वीक या ड्यूरिंग डिलीवरी या पोस्ट पार्टम। तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि टेटनस टॉक्साइड यानी TT की पहली खुराक कब दी जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एट फर्स्ट विजिट या आफ्टर 16 वीक, या तो पहली ANC या 16 सप्ताह के बाद। पहली TT गर्भावस्था के दौरान जल्दी दी जाती है और दूसरी 4 सप्ताह बाद दी जाती है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।